हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स विच इज़ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं। मतलब कि जब भी हमने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि अगर आप एक बुक खरीदने गए और आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे एक बुक चाहिए ये वाली, और उसने आपको वो बुक दे दी, तो उस बुक को बाय करने के लिए आपको उसके रिटर्न में कुछ अमाउंट भी देनी होगी जो कि होगी प्राइस ऑफ बुक। सो सिंपली फॉर गेटिंग अ बुक यू हैव टू पे द प्राइस। तो सिंपली इस ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू हैं, मतलब अगर आपने बुक खरीदी तो आपको उसके बदले में पैसे देने पड़े। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है, मतलब जो शॉपकीपर है, उसने भी जब आपको बुक बेचनी है तो उसके बिजनेस से क्या गया, उसकी शॉप से बुक गई और उसके रिटर्न में उसको पैसे मिले। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट हो गए। इसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। दो से ज़्यादा अकाउंट को भी एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर सकती है, लेकिन उसके आस्पेक्ट जो है वो हमेशा दो ही होंगे। ठीक है, इसलिए एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। इस सिस्टम को जो कि बेस्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कि हम हर एक एंट्री का दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस कंसेप्ट की वजह से ही जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो एक बैलेंस शीट जिसमें कि 4 कॉलम दिए हुए हैं। पहला है लाइबिलिटीज का, फिर अमाउंट का, फिर एसेट्स का एंड देन अगेन अमाउंट का। ये बैलेंस शीट है केसरी एंड सन्स की। तो जो पहले 2 कॉलम है वो लाइबिलिटीज के हैं और लास्ट के 2 कॉलम्स जो है वो एसेट के हैं। तो अगर मैं लाइबिलिटीज के कॉलम के टोटल देखूं तो वो है 1,45,300 और एसेट्स का टोटल भी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसी वजह से है क्योंकि हमने हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया है। और जो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है, अगर लाइबिलिटीज़ को अगर हम ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और आगे दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल में कुछ ऐड किया, नेट प्रॉफिट और लेस किया ड्रॉइंग्स, और टोटल कैपिटल की अमाउंट कितनी बन जाती है, बाहर वाले कॉलम में देखिए 1,13,000। तो जो कैपिटल होती है वो भी लाइबिलिटी ही होती है, लेकिन हम हमेशा उसको कैपिटल वर्ड से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा उस इक्वेशन पे आते हैं जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल को अलग शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसेट कितने थे 1,45,300 और लाइबिलिटीज़ कितने की थी, अगर हम बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल करें तो वो कुछ बन जाएगा 32,300, और उसमें हम ऐड कर देंगे कैपिटल का टोटल 1,13,000। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा 1,45,300। सो इसका मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन अब हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब भी हमने किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट रिकॉर्ड करना है वो हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करेगी। ठीक है, इक्वेशन हमेशा एक दूसरे की इक्वल ही होगी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हमने नेक्स्ट चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पे भी आपको इसको और क्लैरिफाई हो जाएगा। बाकी बुक में एक और एग्जांपल भी दी हुई है, मैं वो भी आपको डिस्कस कर लेती हूँ। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, 20 लाख रुपीज़ कैश लेके आया है वो, तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। और उसने लोन भी लिया है 5 लाख रुपीज़ का, तो लोन तो लाइबिलिटी ही होगी। ठीक है, उसके बाद 25 लाख रुपीज़ उसके बिजनेस में टोटल आ गए और उसने उसमें से 25 लाख रुपीज़ के ही कुछ एसेट्स खरीद लिए, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। तो अगर आप देखो तो इन दोनों का टोटल अगर हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करें तो सिंपली बन जाएगा एसेट्स जो है 25 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 20 लाख। Next is revenue recognition or realization concept. Now what is revenue? Revenue means whatever amount is earned by businessman after sales of goods or services. मतलब कि एक businessman को goods और services को बेचकर जो भी amount आई that is revenue. अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपने 500 की मान लीजिए एक बुक परचेज की, तो जो बिजनेसमैन है उसको कितने का रेवेन्यू जनरेट हुआ 500 रुपीज़ का। अब
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पीरियड पे। अब वो पीरियड कौन सा होगा, वो पीरियड वही होगा जब आपने गुड्स की सेल्स की है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, जब आपने बुक बाय कर ली, ठीक है, तभी वो रिकॉर्ड कर लेगा बिजनेसमैन या जो शॉपकीपर था कि मैंने 500 रुपीज़ की बुक बेच दी। तो फिर कन्फ्यूजन कहाँ पे आई, कन्फ्यूजन वहाँ पे हुई क्योंकि बिज़नेस में नॉर्मली साथ के साथ कैश नहीं आता है। ऐसा भी होता है कि आज मैंने कोई सामान बेचा और 2-3 महीने के बाद मुझे उसके पैसे मिले, लेकिन अब मुझे उसको कब रिकॉर्ड करना है, जब कैश आया उस टाइम या जब मेरे गुड्स ट्रांसफ़र हो गए उस टाइम। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई उसी टाइम हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है कि मुझे रेवेन्यू रियलाइज हो गया है। सो इट मीन्स व्हेन टाइटल और द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। तो यहाँ पे ओनरशिप मतलब कि जब मालिकाना अधिकार मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं परचेज़र को, उसी टाइम जो परचेज़र है वो लायबल हो जाएगा हमें पे करने के लिए। उसी टाइम ही हमने रिकॉर्ड कर लेना है कि हाँ मैंने रेवेन्यू रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि सेल्स तो हुई है, चाहे वो क्रेडिट पे हुई है या फिर वो कैश पे हुई है। बट द थिंग इज़ जिस दिन सेल्स हो गई हैं उसी दिन हम मान के चलेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज़ हो जाएगा और वो मेरा इंक्लूड होगा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, अगर एक फर्म को ऑर्डर आता है 1 जनवरी को और वो 20 जनवरी को गुड्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन उसको कैश रिसीव होता है 1 अप्रैल को, तो हमने कब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है कि रेवेन्यू रियलाइज़ हो गया, जब हमने गुड्स को सप्लाई कर दिया, दैट वाज ऑन 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को मैंने गुड्स को सप्लाई कर दिया था, उसी टाइम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो गई है, तो मैंने 20 जनवरी को ही रिकॉर्ड कर लेना है कि हमारे गुड्स जो है वो सोल्ड हो गए हैं। Now, revenue in case of incomes such as rent, interest, commission, etc. is recognized on a time basis. मतलब जिस टाइम की वो इनकम या एक्सपेंडिचर था हमने उसी टाइम के हिसाब से ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे उसकी पेमेंट हमने की है या हमें आई है, इट डजेंट मैटर ओवर हियर। जैसे कि रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर मार्च 2015 का रेंट हमें अप्रैल में रिसीव हो रहा है, मतलब कि अप्रैल में मुझे रेंट के पैसे आए लेकिन वो मार्च में आने चाहिए थे, तो वो जो इनकम है वो मार्च के महीने की है, तो इसलिए हम उसको मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसकी जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो मुझे अप्रैल में हुआ है। सिमिलरली अगर मुझे एडवांस में कमीशन रिसीव हो गई है, जैसे कि अप्रैल की कमीशन मुझे अगर मार्च में रिसीव हो गई है, तो वो जो रेवेन्यू होगा वो अप्रैल के मंथ का ही होगा, वो मार्च के मंथ का नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड का बहुत ही ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर, ये अनइम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, विच इज़ मैचिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें हमेशा रेवेन्यू को कॉस्ट के साथ मैच करना पड़ता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जितनी मुझे आमदन हो रही है चीज़ों को बेचने के बाद, और कॉस्ट का मतलब कि उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जितना भी पेमेंट करनी पड़ी। तो जब हम उन दोनों अमाउंट को सामने रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर तो आमदन ज़्यादा हुई है, कॉस्ट कम है उसके कंपैरिजन में, तो नेचुरली मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने वाली ये है कि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के वक्त जब मैंने रेवेन्यू और कॉस्ट को एक दूसरे के सामने रखना है, मतलब मैच करना है, तो मुझे टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। मतलब कि वो रेवेन्यू वो किस पीरियड का है, जिस पीरियड का वो रेवेन्यू है उसी पीरियड की ही कॉस्ट वहाँ पे रखनी है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेवेन्यू तो जनरेट हो गया मार्च में, ठीक है, लेकिन मैंने कॉस्ट उसमें अप्रैल की भी लगा दी, जबकि अप्रैल की कॉस्ट तो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए अप्रैल से नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है, और 31 मार्च तक हमारा 1 साल ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को आपस में मैच करना है तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो रेवेन्यू किस पीरियड का है, ठीक है। जैसे कि वो हमने एग्जाम्पल में भी समझा कि अगर जनवरी में गुड्स सप्लाई कर दिए हैं बिजनेसमैन ने, लेकिन पेमेंट अगर अप्रैल में आई है, तो रेवेन्यू कब रियलाइज़ हुआ माना जाएगा, रेवेन्यू रियलाइज़ हो गया है जनवरी में ही, कैश चाहे बाद में आया है,
ठीक है। सेल्स कब की मानी जाएगी, वो जनवरी की ही मानी जाएगी। तो जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बननी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, तो उसमें ही उसको हम इंक्लूड करेंगे जो जनवरी में सेल्स हुई हैं। ठीक है। तो इस वजह से जब मैंने उस टाइम पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो रेवेन्यू तो जनवरी वाला हमने ले लिया क्योंकि जनवरी में सेल्स हो गई। तो यहाँ पर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर हुई वो हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, और तभी हम ट्रू वैल्यू जो नेट प्रॉफिट की है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच वी शुड कीप इन अवर माइंड वाइल मैचिंग कॉस्ट विद द रेवेन्यू। सबसे पहला पॉइंट ये है, जब भी रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ और हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया, जितने भी एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हुए हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी है या उन एक्सपेंसेस की पेमेंट अभी नहीं हुई है, हमने उन एक्सपेंसेस को उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर शो करना है। अगर एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं हुई है तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन वो एक्सपेंस जो है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड का ही माना जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, मान लीजिए अगर कोई एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट मैंने एडवांस में कर दी, मतलब कि अगले साल के एक्सपेंस की पेमेंट मैंने पहले ही कर दी, इस साल कर दी, लेकिन उससे मुझे बेनिफिट तो अगले साल ही होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस को मुझे कहाँ शो करना है, क्योंकि उसको पहले तो उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस का रेवेन्यू जो है वो मुझे नेक्स्ट ईयर जनरेट होगा, मतलब उसका बेनिफिट तो मुझे नेक्स्ट ईयर होगा। इस साल तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं होगा, तो इस साल वो मेरा एक्सपेंस ना होके वो मेरा एसेट बन जाएगा, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसको मैं एसेट्स के अंडर ही शो करूँगी। जो एक्सपेंस इस साल का है, ठीक है, और जिसके ऊपर इस साल रेवेन्यू जनरेट होना है, वही हमारे इस साल का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर अगले साल के एक्सपेंडिचर की पहले पेमेंट कर दी है तो वो इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, इनफैक्ट वो बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स, मतलब कि वो एसेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो गुड्स साल के एंड में बच गए हैं और जो बिके नहीं हैं, सेल्स जिनकी नहीं हुई है, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चे हुए हैं वो भी अब इस साल में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो जो गुड्स हैं वो अगले साल बिकेंगे, उनके ऊपर रेवेन्यू अगले साल जनरेट होगा, तो उसके ऊपर के एक्सपेंसेस भी अब अगले साल के ही हैं। फोर्थ पॉइंट में भी यही कहा गया है कि इनकम्स रिसीवेबल, मतलब जो इस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम्स रिसीव होनी है, ठीक है, उसको मुझे इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है, और जो अगले अकाउंटिंग पीरियड की मैंने इनकम्स एडवांस में रिसीव कर ली हैं उसको मुझे रेवेन्यू में से माइनस करके लिखना होगा। नाउ फोर्थ इज़ ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में ये कहा गया है कि जब भी मुझे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है वो हमेशा पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए, मतलब कोई भी भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए अकाउंटेंट के द्वारा या जो भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है उसके द्वारा, ठीक है। और इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है वो एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट से सपोर्ट की जाए, जो कि हो सकते हैं वाउचर्स, जैसे कि कैश मेमोज, सेल्स बिल, पेइंग स्लिप, कॉरेस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। तो अगर कोई भी गुड्स परचेज किए हैं कैश से तो उसके लिए कैश बिल्स होने चाहिए, अगर मनी पे किए हैं तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो उसका भी बिल होना चाहिए। तो जितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे उतना ही ऑब्जेक्टिव बेसिस जो है वो प्रूव हो पाएगा और ये माना जाएगा कि हाँ ये ट्रू है और करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है। और इसी वजह से ही हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी अडॉप्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर भी एक्चुअली जो कॉस्ट पे की है उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसका वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट या कैश रिसीट अवेलेबल होती है। सो इसी के साथ ही आज के चारों अकाउंटिंग कंसेप्ट जो मैंने डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ वो ख़त्म होते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।